हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर के आई हूँ। साइंस की जो क्लास है वो आपकी फर्स्ट क्लास रहने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि आपका साइंस का जो सिलेबस है वो मैं आज से ही शुरू कर रही हूँ, तो आपको अपनी पढ़ाई करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले की प्लेलिस्ट से अपने नोट्स बना लिए थे, तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी का जो है वो रिवीजन होता हुआ चलेगा साथ साथ। और जिन्होंने अभी शुरुआत ही नहीं की थी वो अपनी पढ़ाई यहाँ से शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी एक चीज़ और कि मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि क्या है कि आपको नोट्स की जानकारी मिल जाएगी कि आपको नोट्स किस प्रकार से प्राप्त होंगे। साथ साथ आपकी जो भी अपडेट रहेगी सेमेस्टर से जुड़ी हुई वो आपको वहाँ से मिलती रहेगी। शुरू करती हूँ मैं आपकी आज की क्लास। साइंस का सिलेबस सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप अभी कौन से सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, तो एक बात याद रखना कि साइंस में आपका क्या है कि जिस सेमेस्टर में हैं आप, उससे पहले वाले जो सेमेस्टर हैं वहाँ से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो साइंस पढ़ी होगी और आपने जो सेकेंड सेमेस्टर में जो साइंस पढ़ी होगी, वहाँ के भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो यहाँ पर आपसे थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में पूछ लेते हैं, तो मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगी, जिससे क्या है कि लास्ट टाइम पर आप उनको रिवाइज कर पाएँ। शुरू करते हैं कि पहला आपका चैप्टर क्या रहेगा, इसमें पहला टॉपिक क्या रहेगा थर्ड सेमेस्टर में। तो पहला है दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ पर आपको ये देखना है कि हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर विज्ञान का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, और विज्ञान से क्या क्या लाभ हुए हमें, क्या क्या हानियाँ हुई हैं। इसके बाद सेकेंड आपका टॉपिक रहेगा दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। तो इसमें दाब के बारे में जानकारी लेनी है और वैज्ञानिक यंत्र जैसे कि आपका लैक्टोमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, हाइग्रोमीटर हो गया, इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। थर्ड आपका रहेगा टॉपिक जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधताएं। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ हैं तो हमारे हाथ कुछ और काम करते हैं, ऐसी जंतुओं में हाथ पाए नहीं जाते, या उनके अग्र जो पाद होते हैं, आगे के जो पैर होते हैं, उनका कार्य अलग होता है। हमारे भी तो आगे के जो पैर थे आदि मानवों के, वही तो कन्वर्ट होके हाथों में आ गए हैं, तो अब उनका कार्य अलग अलग हो गया है। तो ऐसे जीव जंतुओं के जो अंग हैं उनके कार्यों में क्या क्या भिन्नताएं हैं उसका अध्ययन करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सूक्ष्म जीवों की दुनिया, संरचना तथा उपयोगिता, सूक्ष्म जीव दोस्त या दुश्मन, और भोज्य पदार्थों का परिरक्षण। तो यहाँ पर भोज्य पदार्थों का परीक्षण एक अलग टॉपिक हो जाएगा, और सूक्ष्म जीव जिसमें आपको क्या है कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पर हमारे लिए सहायक होते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह बनती है तो वहाँ पर भी सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। बीमारियों में वो क्या है, एक तरीके से दुश्मन का काम करते हैं। जैसे कोरोना वायरस अभी आया था, वायरस क्या है, सूक्ष्म जीव में ही आपका आ जाएगा, कहीं कहीं पर वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, तो ये अध्ययन करना है। इसके बाद टॉपिक है आपका प्राकृतिक संपदा का संरक्षण एवं ब्रह्मांड जीवों का विलुप्तीकरण। तो यहाँ पर प्रकृति में जो भी प्रकृति में प्रदान कर रही है उन चीज़ों को कैसे संरक्षित करेंगे उसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्बन व उसके यौगिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है ग्रेफाइट से, हीरा से, और आपका और भी कार्बनिक यौगिक हो गए जैसे एसिटिलीन हो गया, एथिलीन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाइड्रोकार्बन जिनको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका असंक्रामक रोग एवं अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न रोग, जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई बीपी जो रहता है वो हो जाएगा यहाँ पर, दिल की बीमारियाँ, इन सभी का कारण क्या है, इनका निदान कैसे करेंगे, ये सारे पॉइंट रहेंगे। इसके बाद पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जलीय पौधों और जानवरों का प्राकृतिक वास, ये सब इसका एक तरीके से आप ये मानिए कि आपको यहाँ पर अनुकूलन पढ़ना है, और अनुकूलन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन क्षरण, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक तरीके से मानो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जहाँ पर कुछ भी पॉइंट्स आपसे पूछ लेंगे तो आप उनको आसानी से लिख पाओगे कि इस तरीके से आ सकता है कि अच्छा इस टॉपिक को और आप ऐसे भी कर सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं ना कहीं आपने अनुकूलन पढ़ा होगा, वही पूरा का पूरा आपको यहाँ पर दिया गया है। पूछ लेते हैं कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऊँट को कहते हैं, ऊँट में किस प्रकार से अनुकूलन होता है, या फिर मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार से अनुकूलन हो जाता है। ऐसे मतलब मरुस्थल पर रहने वाले जीव जंतुओं, पौधों में क्या क्या परिवर्तन रहता है वो यहाँ पर देखते हैं। तो एक टोटल आपका जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा अनुकूलन। इसके बाद है आपका ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूरी की पूरी यहाँ पर फिजिक्स दी गई है आपकी, ऊष्मा, ठीक है, प्रकाश, ध्वनि। इसके बाद ऊष्मा का संरक्षण और संवहन, प्रकाश के स्रोत,
ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। साथ साथ यहाँ पर दर्पण भी दिए गए हैं, गोलीय दर्पण जिसमें आपके अवतल और उत्तल दर्पण आ जाएंगे, इनके द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं वो, और लास्ट में आपका ध्वनि का संचरण। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत थोड़ा टफ टॉपिक भी है ये, ठीक है। वैसे नहीं कि बहुत हार्ड हो, ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो समझ लेंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पर देना है। इसके बाद मैं आपको कुछ और बता देती हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में से आपको पहले तो पढ़ना है अनुकूलन, ठीक है, हालांकि अनुकूलन मैं यहाँ भी पढ़ाऊंगी आपको। इसके बाद पौधे के जो भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, जिसके अंतर्गत आपको पत्ती को सबसे ज़्यादा देखना है, पत्ती को हाईलाइट करके रखिएगा। पत्ती के क्या कार्य हैं, पत्ती की संरचना क्या होती है, जिसमें पर्णाधार वगैरह आपकी आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है, लैमिना वगैरह, तो उसको अच्छे से देखना है। इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का मैं एक टॉपिक और आपको बता देती हूँ। सेकेंड सेमेस्टर में आपको देखना है उत्तोलक। ये आपके एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन हर बार थर्ड सेमेस्टर में पूछा जाता है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो थर्ड सेमेस्टर में तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हर बार आएगा, उत्तोलक से, पत्ती से, ठीक है, जड़ तना भी साथ साथ देख लीजिएगा, और अनुकूलन। क्लियर है। अब हम आगे आते हैं अपने सिलेबस पर, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज से आपकी। सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपका चैप्टर था, तो विज्ञान से ही शुरुआत करेंगे कि विज्ञान है क्या। विज्ञान शब्द को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोला जाता है। और ये जो साइंस शब्द है ये किससे बना हुआ है, तो ये लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, साइंस शब्द की। अगर हिंदी में हम देखें तो विज्ञान जो शब्द है इसको दो भागों में बांटेंगे, वी प्लस ज्ञान, जिसमें वी का अर्थ है विशेष प्रकार का ज्ञान, ठीक है। विज्ञान शब्द का पूरा अर्थ निकल करके आएगा कि एक विशेष प्रकार का ज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या है, विज्ञान के अंतर्गत हम करते क्या हैं कि कोई भी वस्तु अगर हमें दी गई है तो उसका हम एक तरीके से क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन करेंगे, पूरी जानकारी उसके बारे में निकालेंगे क्रमबद्ध तरीके से, तो वही ज्ञान कहलाता है विज्ञान। तो विज्ञान कहलाने के लिए ज्ञान का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होना आवश्यक है। समझ में आ गई विज्ञान की डेफिनेशन। किसी भी कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ आपके सामने, कोई पदार्थ दिया गया है, उसका आप एक क्रमबद्ध तरीके से पूरा अध्ययन करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको निष्कर्ष निकालेंगे, तो वो सारी चीज़ें, वो ज्ञान जो लास्ट में निकल के आएगा वो कहलाएगा विज्ञान। यहाँ पर हम देखते हैं विज्ञान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण खोजें जो की गई थी और उनके वैज्ञानिकों के नाम, जो आपके सेमेस्टर के लिए तो इम्पॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे, बाकी अदर जो आप एग्ज़ाम अगर कोई देने जा रहे हैं तो वहाँ भी, जहाँ जर्नल साइंस आती है वहाँ भी ये काम करेंगे। देखते हैं सबसे पहले आपकी जो खोज है वो है ब्लैक होल सिद्धांत। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था, इसको कृष्ण विवर सिद्धांत भी बोलते हैं। ये सिद्धांत दिया गया है एस चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा, एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट है कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ जो यंत्र है वो क्या करता है, पौधे की वृद्धि का मापन करता है। ये दिया गया था जगदीश चंद्र बसु के द्वारा। जगदीश चंद्र बसु ने ही ये ज्ञात किया था कि पौधों में भी जीवन होता है, ठीक है। वैसे पहले ऐसा लगता था पौधों में जीवन नहीं होता, पर इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि पौधों में भी जीवन होता है। इसके बाद है परमाणु बम। परमाणु बम का आविष्कार किया है आटो हन ने। किसने, आटो हन ने। परमाणु बम किस उस पर काम करता है, कौन सी प्रक्रिया पर, तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर काम करता है। नाभिकीय विखंडन को अगर शॉर्ट में बताएं तो देखिए, जैसे ये एक नाभिक है, विखंडन का मतलब क्या है, टूटना, ठीक है। नाभिक के विखंडन पर की क्रिया पर आधारित है आपका परमाणु बम, ठीक है। अपार मात्रा में इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम किसने दिया है, तो जड़त्व का नियम दिया गया है गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा दिया है, गैलीलियो के द्वारा दिया है। जड़त्व का नियम और दूरबीन का आविष्कार दोनों ही किसने किया है, गैलीलियो ने किया है। नेक्स्ट आते हैं नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की है, तो नाभिकीय रिएक्टर की खोज की है फर्मी ने। किसने, फर्मी ने। नेक्स्ट आइएगा डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार किया है अल्फ्रेड नोबल ने। ग्रामोफोन का आविष्कार किया है एडिसन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामोफोन, ठीक है। इसके बाद आते हैं टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किया है ग्राहम बेल ने। फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है वाटरमैन ने। इसको बहुत आसान तरीका याद करने का, फाउंटेन पेन में क्या होता है, जो अंदर इंक होती है वो कुछ लिक्विड उसमें होती है ना, तो बस वहीं से याद करना, वाटर भी क्या है, लिक्विड है, तो वाटरमैन,
फाउंटेन पेन, वाटर मैन। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो भाई सभी जानते होंगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। वो शायद एप्पल वाली आपने स्टोरी सुनी होगी कि सेब पेड़ से गिरा था और वही नियम वहीं से निकाला था गुरुत्वाकर्षण का, तो वही न्यूटन की कहानी है ये। ठीक है, न्यूटन ने दिया है। रेडियो धर्मिता, तो रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। रेडियो के का तो सभी को याद होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या? मार्कोनी। खूब खेलते थे ना बचपन में। रेडियो के आविष्कारक कौन है? मार्कोनी। इसके बाद आते हैं प्लवन का सिद्धांत। प्लवन का सिद्धांत दिया है आर्किमिडीज ने। ये आपको पढ़ना भी होगा। ठीक है, आपके सेमेस्टर में ये दिया है, जब आप दाब पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत को। प्लावन बल वगैरह वहीं पर आएगा। इसके बाद आते हैं एक्सरेज। एक्सरेज की खोज की थी WG रोजेन ने। ठीक है। इसके बाद विद्युत अपघटन का नियम, विद्युत अपघटन का नियम दिया है फैराडे ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, फैराडे का पूछा जाता है जनरल साइंस में। पेंसिलिन, पेंसिलिन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेंसिलिन के आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब होगी तब वहाँ पर मैं इनके नाम आपसे ज़रूर पूछूंगी लास्ट में, तो इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसकी खोज की है आइंस्टीन ने। डायनमो का आविष्कार किया है माइकल फैराडे ने। और कैलकुलेटर का खोज की है पास्कल ने। ठीक है, तो ये कुछ आपकी मैंने 20 यहाँ पर दिए थे, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी क्या है। तो अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी को हिंदी में तकनीकी बोला जाता है। टेक्नोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक शब्द टेक्निक से इसकी उत्पत्ति हुई है। और टेक्निक शब्द का जो अर्थ है वो होता है कला। क्या अर्थ होता है? कला। तकनीकी का कला के क्षेत्र में प्रयोग होता है तथा इसका संबंध किससे है? इसका संबंध कौशल यानी कि स्किल से है, साथ साथ दक्षता में सुधार करना और वृद्धि करने से है। तकनीकी एक प्रकार की एक ऐसी कला है जिसका संबंध किससे होता है? हमारे अंदर जो स्किल्स होती हैं, जो कौशल होते हैं, उनकी वृद्धि करना, उनमें सुधार करना, ये कहलाता है तकनीकी। ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तकनीकी की यहाँ पर परिभाषा देख लीजिएगा कि वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारात्मक रूप में प्रयोग करना ही तकनीकी कहलाता है। जो भी वैज्ञानिक ज्ञान है उसको व्यवहारात्मक डेली लाइफ में जो आप यूज़ करेंगे वही क्या कहलाएगा? तकनीकी कहलाएगा। जैकोटा ब्लूमर के अनुसार तकनीकी क्या है? तो तकनीकी व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। व्यवहारिक जीवन का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि दैनिक जीवन, अपने डेली की लाइफ में जब आप यूज़ करने लगेंगे वो कहलाएगा। अब हम आते हैं आधुनिक समाज पर। आधुनिक समाज को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन। कि आधुनिक समाज को विज्ञान ने क्या क्या दिया है? तो वर्तमान युग है, जैसा कि आप जानते हैं कैसा युग है? विज्ञान का युग है। सुबह से लेकर आप शाम तक हज़ारों चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किससे आई हैं? विज्ञान से ही आई। सबसे पहली चीज़ जिस पर आप अभी इस क्लास को देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया। ठीक है, कैलकुलेटर हो गया, कहाँ से आया है? विज्ञान की ही तो देन है ये सारी चीज़ें। और इनसे हमारा काम क्या हुआ है? काफ़ी आसान हो गया है। कैलकुलेटर से देखो, कैलकुलेशन आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है कुछ मिनटों में ही कर लेंगे, चुटकियों में हो जाती है कैलकुलेशन। टेलीविज़न को देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे रेफ्रिजरेटर देख लीजिए, कहाँ आए हैं? ये विज्ञान से ही आए हुए हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है ये सारी चीज़ें। अब विज्ञान का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? तो कृषि के क्षेत्र में होगा। जैसे अब आपने देखे होंगे पहले कहीं ना कहीं बैल वगैरह चलते थे जिनसे खेतों की जुताई होती थी। अब देखिए ट्रैक्टर और काफ़ी सारे ऐसे उपकरण आ गए जिनसे क्या है, खेतों में काम करना बहुत आसान हो गया है। नेक्स्ट है भवन निर्माण के क्षेत्र में। तो आपको पता है भवन का निर्माण जब होता है तब भी काफ़ी सारे ऐसे उपकरण का प्रयोग होता है, ऐसे सामानों का प्रयोग होता है जो किसकी देन है? विज्ञान की देन है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान का यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट रक्षा एवं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। विभिन्न प्रकार के हथियार जो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इसी के आधार पर बन रहे हैं। नेक्स्ट है परिवहन संचार के क्षेत्र में भी किसका यूज़ हो रहा है? विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ही यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है अनुसंधान के क्षेत्र में भी साइंस का यूज़ किया जाता है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भी साइंस और टेक्नोलॉजी नंबर 1 पर है। इसके बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी कहीं जाना है, कोई अंतरिक्ष पर कोई चीज़ भेजी जाती है तो किसके थ्रू भेजी जाती है? सारे नियम जो भी वहाँ पर लगते हैं, सिद्धांत वगैरह किससे लग रहे हैं? टेक्नोलॉजी और विज्ञान के अंतर्गत ये आ रहे हैं। और साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी। तो ये आपके एक ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर किसका प्रयोग किया जा रहा है? विज्ञान और टेक्नोलॉजी का। ठीक है,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्योंकि हमारा जो चैप्टर था वो इसी पर आधारित था। तो हम ये देखेंगे डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ पर विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण उपयोग है। और वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? परिवहन, संचार, चिकित्सा, मनोरंजन, मत्स्य पालन, उद्योग, कृषि, कुक्कुट पालन, दूरस्थ शिक्षा, आधुनिक इंजन। इस प्रकार से और भी आपके हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही है, और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है विज्ञान और टेक्नोलॉजी को। तो शुरुआत करते हैं हम परिवहन की, कि परिवहन में किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं। अब पहले तो आप बताइए परिवहन होता क्या है, ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जो भी सामान है, व्यक्ति हैं, कोई भी चीज़ है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मानव या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? परिवहन बोलते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से आज परिवहन के क्षेत्र में अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं क्या? बस, ट्रेन, हवाई जहाज, ऐसे और भी आपके ट्रक वगैरह हो गए जिनसे सामानों को भेजा जाता है। बड़े बड़े जो माल होते हैं उनको ट्रक के थ्रू इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहले बैलगाड़ियाँ चलती थीं, और क्या चलती थी? घोड़ा गाड़ी चलती थी, और उससे पहले तो लोग पैदल यात्रा करते थे कि नहीं? तो बस, तो आपने देखा ना परिवहन के क्षेत्र में किस प्रकार से विज्ञान ने अपना योगदान दिया है। ठीक है, परिवहन कितने प्रकार का होता है? तो परिवहन को 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भाग के अंतर्गत पहला है सड़क परिवहन, जिसको रोड ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, मतलब रोड के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जिसमें आपके कौन कौन से वाहन आ जाएंगे? तो बस आ जाएगा, बस हो गया आपका, और आपका क्या कहते हैं, अभी ट्रक बताया था मैंने, बाइक हो गया, कार हो गई। ठीक है, हाँ, अब मात्रा देखिए अलग अलग है। ट्रक में आप बहुत ज़्यादा सामान लोड कर सकते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। पर छोटे छोटे भी तो चीज़ें हैं, जैसे साइकिल, ये भी किस में आ जाएगी? परिवहन के उस साधन में ही आ जाएगी। इसके बाद देख लीजिएगा रेल परिवहन, ठीक है, जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, नाव या जहाज के द्वारा, ठीक है, वायु परिवहन जिसमें आपका हवाई जहाज हो गया, इसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं संचार यानी कि कम्युनिकेशन। सबसे पहले संचार को समझिएगा। संचार का मतलब क्या है? संचार का मतलब क्या होता है कि सूचनाओं को पहुंचाना। अभी तो हम व्यक्तियों को या वस्तुओं को पहुंचा रहे थे, संचार में क्या करते हैं? सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना कहलाता है संचार। ठीक है, संदेश या समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफलतापूर्वक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। प्राचीन समय में संचार साधनों की कोई सुविधा नहीं थी तथा किसी भी सूचना को भेजने या प्राप्त करने में अत्यधिक समय लगता था। आपको पता है पहले ज़माने में या तो कोई दूत भेजा जाता था, जैसे राजा महाराजाओं की आप कहानियाँ पढ़ें तो उनके राजदूत आए थे, पत्र लेकर के उन्होंने वहाँ पर संदेश दिया। तो अब बताइए, इधर से राजा ने कोई पत्र लिखा है किसी दूसरे राजा के लिए, और वो कोई राजदूत लेकर के जाएगा, चाहे वो घोड़े पर बैठ करके जाए, फिर भी उसको जाने में कहीं ना कहीं समय लगेगा। 1 दिन या 2 दिन का तो समय लगेगा। बहुत पास होगा तो मान लीजिए 1 दिन में पहुंच जाएगा, दूर होगा तो 2-3 दिन से ज़्यादा लग सकते हैं। फिर कबूतर के माध्यम से भी पत्र पहुंचाए जाते थे, संदेश पहुंचाए जाते थे। लेकिन अब देखिए कितना आसान हो गया है, आप तुरंत फ़ोन लगाइए और 1-2 सेकेंड के अंदर आपकी बात हो जाएगी। ठीक है, 5-10 मिनट के अंदर आपकी बात हो जाएगी। ठीक, आप सूचना देखिए, आप आजकल तो लाइव आ जाती हैं, न्यूज़ देखते हैं ना, तुरंत न्यूज़ आ जाती है। कोई भी अगर कहीं कोई घटना हो रही है, कोई भी कहीं कोई जानकारी मिल रही तो तुरंत प्राप्त हो जाती है। तो कितना ज़्यादा आविष्कार हुआ है इस क्षेत्र में भी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से निरंतर अनेक प्रकार के संचार साधनों का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत आपका टेलीफोन, फैक्स, समाचार पत्र, ईमेल, डाक, पत्र पत्रिकाएं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जिनके माध्यम से तुरंत आपको अपडेट मिल जाती है। क्लियर है? इसके बाद आते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान एक तरीके से वरदान है। बोलते हैं ना डॉक्टर भगवान होता है, कहते हैं ना, कभी कभी एक ऐसी स्थिति होती है कि इंसान का बच पाना मुश्किल होता है, बट डॉक्टर क्या करते हैं, उनको बचा लेते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर वहाँ पर कर पा रहे हैं? तो काफ़ी ज़्यादा विज्ञान ने तरक्की की है, जिससे क्या है, उन बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है। इसमें आपकी जैसे हैजा हो गई, चेचक, पोलियो, इन सब के रोकथाम के लिए पहले से ही टीके लग जाते हैं, तो आगे बीमारियाँ उतना प्रभाव नहीं दे पाती हैं। ठीक है, विज्ञान के उपयोग से ही शरीर के आंतरिक भागों की जांच, जैसे एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सब किए जाने लगे हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि विज्ञान ने यहाँ पर भी सहायता करी है।
नेक्स्ट है मनोरंजन। तो मनोरंजन के आधुनिक साधनों में आविष्कार, जो जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब विज्ञान की ही देन है। जैसे सबसे पहला आपका मनोरंजन का साधन क्या पहले चलते थे, सिनेमा, रेडियो, फिर टेलीविज़न आने लगे। अब आप अपना मोबाइल फ़ोन भी इसमें आप डाल सकते हैं ना। मोबाइल फ़ोन भी एक तरीके से मनोरंजन ही आपको प्रदान कर रहा है। कितना मतलब पूरा दिन सुबह से शाम हो जाएगी, आप बस स्क्रॉल करते रहिए, टाइम वेस्ट करने वाला है कि नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं उद्योग। उद्योग धंधों में भी विज्ञान का काफ़ी योगदान रहा है। बहुत से ऐसे ऐसे यंत्र बना दिए हैं जिनसे क्या है काम करना बहुत आसान हो गया है। जिन काम को करने में एक दिन लगता था या बहुत घंटे लगते थे, वो काम कुछ मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के वस्त्र, खाद्य पदार्थ, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन के लिए विज्ञान में सरलतम साधनों का विकास हुआ है। सरलतम साधन का मतलब है यहीं पर उन्हीं यंत्रों की बात की जा रही है, मशीनों की बात करी जा रही है, जिनके प्रयोग से क्या है काम आसान हो गए। पहले जो काम हाथों से हुआ करते थे अब मशीनों से होने लगे हैं, तो उनको करने में कम समय लगता है और ज़्यादा काम हो जाता है। ऐसे ही कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो भारत को हम जानते हैं कैसा एक कृषि प्रधान देश है हमारा भारत। ठीक है, यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या जो है वो क्या काम कर रही है, कृषि का ही काम कर रही है, खेती कर रही है। तो कृषि के क्षेत्र में क्या है काफ़ी सारे ऐसे आविष्कार हुए हैं जिनसे कृषि की उपज में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। हरित क्रांति इसी में आई थी। हरित क्रांति भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। हरित क्रांति में हुआ क्या था, उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग करना शुरू किया था जिससे पैदावार बहुत ज़्यादा होने लगी थी। ठीक है, और जब जो लोग हैं उस हिसाब से पैदावार भी होनी चाहिए। जनसंख्या ज़्यादा है, भुखमरी क्यों आती है, जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर क्या है कि अनाज ही नहीं मिल रहा है खाने के लिए, पैदावार ही नहीं उतनी अच्छी हो रही है, तो भुखमरी की समस्या आएगी। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर जब नए नए उत्तम किस्म के बीज आने लगे, पैदावार ज़्यादा होने लगी और हम नए नए प्रयोग करने लगे। जैसे मान लीजिए कई सारे ऐसे उपकरण हैं आपके, जैसे कल्टीवेटर हो गया, इन सब का प्रयोग करने लगे, सिंचाई के उत्तम साधन प्राप्त होने लगे, तो इनसे क्या हुआ कृषि के क्षेत्र में अपार वृद्धि होने लगी। ठीक है, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, इन सब का प्रयोग करने लगे हैं, तो अब पैदावार भी क्या है अच्छी होने लगी है। ठीक है, बस यही है कि ये जो दवाइयाँ हैं, कीटनाशक दवाइयाँ या उर्वरक, इनका अधिक मात्रा में प्रयोग ना किया जाए। अगर ये बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट कहाँ डाल रहे हैं, मनुष्य के शरीर के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे क्या है बीमारियां भी कई सारी उत्पन्न हो रही हैं। आगे यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, हरित क्रांति का जो मैंने भी जिक्र किया था। हरित क्रांति के जनक बहुत पूछते हैं आपसे, विश्व में भी पूछ सकते हैं और भारत में भी। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरेलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत में MS स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन ई बोरेलॉग। इसके बाद आते हैं आधुनिक ईंधन। तो आधुनिक ईंधन के अंतर्गत बायोगैस हो गई आपकी, LPG का यूज़ हम घरों में करते हैं। ठीक है, CNG का यूज़ भी कहीं ना कहीं कार, वाहनों में इत्यादि में किया जाता है, CNG। तो ये सब आपके आधुनिक ईंधन में आ जाएंगी। बायोगैस क्या होती है, तो बायोगैस जो होती है वो जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ से बनाई जाती है। ठीक है, जंतु और पादप के अपशिष्ट पदार्थ जल की उपस्थिति में जब अपघटन होता है तो वहाँ पर एक गैस उत्पन्न होती है, वही गैस कहलाती है बायोगैस। इस गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी रहती है, मीथेन की। मीथेन का सूत्र याद रखिएगा, मीथेन का सूत्र, मीथेन हो गया, मैथेन हो गया, या फिर मार्श गैस भी इसको बोलते हैं, मार्श गैस। इसका सूत्र होता है CH4, एक हाइड्रोकार्बन है ये। जब मैं आपको कार्बन व उसके यौगिक पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर इसका नाम लूँगी, इस हाइड्रोकार्बन का, मैथेन। ठीक है, मीथेन, मैथेन कुछ भी लिख करके आ जाए, या मार्श गैस आपसे पूछ सकते हैं। दलदल स्थान पर ये पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं बायोगैस में, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, NH3 आदि गैसें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोगैस के लाभ क्या क्या हैं, तो बायोगैस से क्या कर सकते हैं, भोजन को पका सकते हैं, उजाला कर सकते हैं यानी कि लाइट प्राप्त कर सकते हैं, और इंजन को चलाने में बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइएगा, LPG को क्या बोलते हैं, तो LPG की फुल फॉर्म है लिक्यूफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड। ठीक है, लिक्विफाइड यहाँ लिख देती हूँ।
इसको एलपीजी बोलते हैं। एलपीजी होती क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एलपीजी है क्या। हालांकि मैं आपको बताऊंगी बाद में, बस ये पूछ लेते हैं कि एलपीजी किस किस का मिश्रण है। तो एलपीजी प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये काफ़ी बार आता है। एलपीजी मिश्रण है प्रोपेन ब्यूटेन का, एथेन प्रोपेन का, प्रोपेन और मेथेन का। तो प्रोपेन और ब्यूटेन का ये मिश्रण है, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन को बहुत उच्च ताप पर द्रवित कर दिया जाता है, उच्च दाब पर, दाब प्रेशर डाल करके इनको लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। आपको पता है गैस हैं, लेकिन जब गैस पर हम बहुत दाब डालते हैं तो क्या होती है, गैस एक द्रव अवस्था में आ जाती है। सेम वही कंडीशन है, जब इस पर हमने दाब डाला तो ये द्रव अवस्था में आ गई और उस द्रवित जो है उस द्रव को सिलेंडर में भर दिया और वही मिश्रण क्या है, एलपीजी कहलाता है। एलपीजी का यूज़ तो पता ही है कहाँ करते हैं, हम घरों में करते हैं। एलपीजी से लाभ क्या है, स्वच्छ और अधिक ज्वलनशील ईंधन है और इससे क्या होता है, ये कहते हैं प्रदूषण नहीं होता है। यह विशेष रूप से घरों में, मोटर ईंधन में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं सीएनजी का। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। प्राकृतिक गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से वह तरल पदार्थ में आ जाती है और उसी को क्या बोलते हैं, सीएनजी, ठीक है। जो प्राकृतिक गैस होती है, जब हम उसको दाब डालते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में लेके आएंगे तरल अवस्था में, वही कहलाती है क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। कंप्रेस्ड का मतलब है संपीड़ित और नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, गैस का मतलब गैस, ठीक है। सीएनजी में क्या क्या होते हैं, तो सीएनजी में मीथेन होती है, इथेन होती है, प्रोपेन होती है, आदि चीज़ें मिली होंगी। एलपीजी में क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, केवल और केवल। इसके बाद आते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से मानव को क्या क्या लाभ हुआ है। तो मैंने जो ऊपर आपको सभी चीज़ें बताई थी वो सभी बिंदु आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं एक एक पॉइंट करके। जैसे कृषि के क्षेत्र में लाभ हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष सहयोग मिला हुआ है। इसके बाद आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान मिला है, ठीक है। परिवहन के क्षेत्र में, सारे पॉइंट्स वही आपको लिख देने हैं। हानियाँ क्या क्या हुई हैं इसको देख लीजिएगा। हानियाँ क्या क्या हुई हैं कि लोगों में सबसे पहली बात क्या है, आलसीपन पैदा हो गया है, वो काम करना ही नहीं चाहते। भाई मशीनों की सहायता से हो रहा है तो भाई बैठे हैं वहाँ पर, कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो आलस्य की समस्या बहुत आ रही है। दूसरा क्या है, पर्यावरण प्रदूषण बहुत हो रहा है। वाहन जितने ज़्यादा बन गए हैं उतने ज़्यादा यूज़ भी हो रहे हैं और आपको पता है ट्रैफिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ रही है, प्रदूषण हो रहा है। इसके बाद खाद्य पदार्थों में विषाक्तता उत्पन्न हो रही है। जब मैंने आपको बताया था ना, कृषि में जहाँ पर उर्वरक का प्रयोग हम करते थे, उर्वरक का ज़्यादा मात्रा में जब प्रयोग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है क्या आएगा, खाने ऐसा भोजन प्राप्त होगा हमें जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए कैसा होगा, हानिकारक होगा, ठीक है। बीमारियां उससे उत्पन्न होंगी। स्किन प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को होती है, उसी वजह से होने लगती है, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा एक हानि में। और कहीं ना कहीं बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही है। जब काम मशीनों से होना शुरू हो गए हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, लोगों की संख्या कम हो गई है, कम लोगों को रोजगार मिल रहा है। फिर अब मान लीजिए पहले किसी फैक्ट्री में 10 लोग काम करते थे, ठीक है, पहले 10 लोग काम करते थे, मशीनें आ गई, वहाँ पर नई नई मशीनें आ गई तो कहीं ना कहीं इन 10 लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। कुछ काम तो मशीनों से ही हो रहा है, उन मशीनों को देखने के लिए, उन मशीनों से कार्य कराने के लिए 2 या 3 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बाकी लोग क्या होंगे, काम से हटा दिए जाएंगे। तो बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। तो ये रहेंगी यहाँ से विज्ञान से हानियाँ, ठीक है। अब आपको पता ही है जहाँ पर लाभ होगा वहाँ हानि होगी। जैसे आपने सुना होगा, जीवन में सुख है तो दुख है, दुख है तो आगे सुख है, सेम वही चीज़ है। जहाँ अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो उसके नेगेटिव पॉइंट तो होंगे ही नहीं। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सेम चीज़ है। तो विज्ञान से लाभ भी हमें होते हैं और हानियाँ भी होती हैं, ठीक। तो आज मैं इतना ही रखती हूँ। आपका जो फर्स्ट जो चैप्टर था, टॉपिक था, वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और इसके बाद आपका जो नया रहेगा, दाब व वैज्ञानिक यंत्र, इसको मैं कल की क्लास में कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। दाब प्लस वैज्ञानिक यंत्र, ये चैप्टर थोड़ा आपका बड़ा है क्योंकि इसमें आपको साइकिल पंप वगैरह भी पढ़नी पड़ेगी, साथ साथ यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत भी पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा ये चैप्टर जो रहेगा वो लेंथी रहेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, चलिए
तो यहीं पर मैं आपकी क्लास को समाप्त करती हूँ। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। साथ साथ क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते रहिएगा और लाइक और कमेंट करने में कंजूसी नहीं करना। ज़रूर बताओ कि क्लास कैसी लगी आप सभी को। चलिए तो इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।